everyone, this is राखी राजावत and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो जब भी सॉल्यूशन की बात आती है तो हमारे माइंड में कुछ लिक्विड चीज़ें आते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, लेमोनेड हो गया, जूस हो गया, ऑल दैट थिंग। सो व्हाट वी थिंक कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उन्हीं का सॉल्यूशन बनता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. There is a solid solution also and gaseous solution also. Okay, so let's first understand what is the solution. So solution actually what is a solution? When two or more component combine together, mix together and form a completely new component, that is the solution. Okay, so there is a two terms, solute which is in less quantity and solvent which is present in large quantity. For example, we have a beaker and in this beaker we have a water and we mix sugar. So sugar is completely dissolved in the water. Okay, so there is a two component, one is sugar, one is water. So sugar is in less quantity and water is in large quantity. So which one is a solute? Less quantity is a, so sugar is solute and water is a solvent. Okay, and when it mixed together then it forms a solution. Now there is a type of solution. Okay, so type of solutions are homogeneous and heterogeneous. Homo means what? Same. If two component combine together, homo means same. If two component combine together or mix together and the throughout solution is same, just like a water in sugar in water. तो जब भी हम शुगर को मिक्स करते हैं, आपने देखा होगा कि कभी किसी को चक्कर आते हैं तो हम नमक शक्कर का घोल ये बना के देते हैं उनको. ओके, इट वर्क्स एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन अ बॉडी. तो हम क्या करते हैं कि शुगर को डिसॉल्व करते हैं, तो शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी. मतलब आपको ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये थ्रू आउट सेम रहेगा. मतलब ये पूरा इसका जो टेस्ट रहेगा वो स्वीट आएगा. मतलब शुगर कंप्लीटली इसमें क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. सो दिस इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन. Homogeneous. Homo means same. The throughout solution is the same. That is the homogeneous solution. And when it comes to the heterogeneous, so hetero means what? Different or not same. Okay. तो जब कभी भी ऐसे दो कंपोनेंट कंबाइन होते हैं और वो थ्रू आउट एक जैसे नहीं होता है, सॉल्यूशन एक जैसा नहीं होता है, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, दैट इज द हेटेरोजेनियस. फॉर एग्जांपल इन अ water when we mix the sand और chalk powder. तो chalk powder आप कभी भी डाल के देखना वाटर में या सैंड हम डालते हैं तो ये अनडिस्टर्ब ये या तो डिपॉजिट हो जाता है या यहाँ पर क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है. मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता. तो थ्रू आउट सॉल्यूशन एक जैसा नहीं होता है. सो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन. एक्चुअली अगर दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. बाई मीन्स टू. अगर तीन कंपोनेंट कंबाइन होकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो टर्शरी एंड क्वाटरनरी लाइक दिस. बट इन दिस चैप्टर वी ओनली डिस्कस अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशंस एंड होमोजेनियस. बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. So types of solution, we know that there is a gaseous solution, liquid solution and also solid solution. So first is gaseous solution. Gaseous solution, each time the solvent is a gas and solute may be gas, liquid and solid. One more thing कि जब भी solute और solvent का combination होता है और solution बनता है तो उसमें जो फिजिकल स्टेट होती है उसका डिटर्मिनेशन कौन करता है, सॉल्वेंट करता है. क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसकी फिजिकल स्टेट वही होगी. ओके, सो लाइक दिस देयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट कुछ भी हो लेकिन उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, गैसियस, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, गैस है. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. सॉल्यूट क्या होगा इसमें, गैस होगा. सॉल्वेंट भी क्या होगा इसमें, गैस होगा. सो व्हाट विल फॉर्म एग्जांपल्स अगर हम देखें तो मिक्सचर ऑफ गैसेस.
जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में होता है. सो वी कैन से O2 in N2, right? Next, if the solute is liquid and solvent is also gas, so what will the example? Liquid gas में तो जो क्लोरोफॉर्म है, आपने क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना होगा. क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस. एक्चुअली क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका कुछ लेबोरेटरी पर्पज से यूज होता है या इंडस्ट्रियल पर्पज से चीज़ों को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है. ओके. नेक्स्ट, इफ द सॉल्यूट इज अ सॉलिड and solvent is also what? Gas. So solid dissolve in the gas. So what example may be? There is a camphor. Camphor मतलब कपूर होता है. तो आपने देखा होगा कि कपूर क्या होता है? Sublimate. Sublimation means what? जब भी solid directly किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम sublimation कहते हैं. So camphor in nitrogen gas. Okay, that is the example of solid in gas. So the physical state is also gas. Now let's see the next type of solution is a liquid solution. Liquid solution. इसमें क्या होगा कि physical state क्या होगी? Liquid ही होगी. Solvent क्या होगा? Liquid. And solid में भी gas, liquid and solid. तो देख लेते हैं इसकी examples हम. Solute, gas, solvent क्या होगा? ये liquid होगा. So what is the combination? Gas and लिक्विड. ओके. तो आपने सुना होगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हम कहते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं. तो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं? जो उसमें डिजॉल्व होती है. ओके. नॉर्मली वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? डिजॉल्व होता है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वी कैन राइट O2 इन वाटर. O2 इन वाटर. ओके. सो गैस इन लिक्विड. नेक्स्ट, इफ द सॉल्यूट इज लिक्विड and solvent is also liquid, so there is a lot examples. Okay, like juice हो गया, तो juice में हम अगर water मिलाते हैं या milk मिलाते हैं, so that is two liquid combined together, so that is the liquid solution. तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जब लोग वाइन पीते हैं तो वाइन में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं. ओके. या फिर अगर उसको हमको कुछ मेडिसिनल पर्पज से यूज करना होता है इथेनॉल को, तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर में. तो दोनों चीज़ें हो सकती है. मतलब लिक्विड जो इथेनॉल है वो एज ए सॉलिड भी वर्क कर सकता है, एज ए सॉल्वेंट भी. ओके. सो इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, राइट. नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड. तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि जब हम शुगर को वाटर में मिलाएं या सॉल्ट को हम वाटर में मिलाएं तो क्या मिलेगा हमको? solution. That is we can write sugar in water, sugar in water. और we can also say glucose. जब हम बनाते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम किस में मिक्स करते हैं? वाटर में मिक्स करते हैं. तो शुगर और ग्लूकोज इन वाटर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन. तो सॉलिड सॉल्यूशन की हमने बात की कि भैया सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है. जैसे कि आप अलॉयस को ले लो या जो गोल्ड होता है, गोल्ड इज नॉट ओनली प्योर गोल्ड, उसमें थोड़ा सा क्या मिक्स करते हैं? कॉपर मिक्स करते हैं. या सो दैट इज दी सॉल्यूशन ऑफ टू सॉलिड्स, क्योंकि वो किस में होता है? मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है. ओके. सो सॉलिड सॉल्यूशन तो क्या होगा कि इफ सॉल्यूट में बी गैस एंड सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा. ओके. सो व्हाट विल फॉर्म? सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा. ओके. सो देयर इज वन एग्जांपल दैट हाइड्रोजन गैस इज डिसॉल्व इन पैलेडियम. पैलेडियम मेटल होता है, तो वी कैन राइट H2 इन पैलेडियम. ओके. नेक्स्ट, इफ दिस इज द लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर क्या हो? सॉलिड हो हमारे पास. सो एग्जाम्पल इज व्हाट? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इन सोडियम. सोडियम मेटल सॉलिड होता है, उसमें जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी हमको पता है एक्सेप्शन है मेटल्स का जो लिक्विड स्टेट में होती है. तो ये अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन में होती है, सो दैट इज द सॉलिड सॉल्यूशन. ओके. लास्ट वन इज सॉलिड, डिसॉल्व इन सॉलिड.
सो बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, अलॉय। अलॉय में हम क्या बता सकते हैं, ब्रास, ब्रोंज, ओके, जर्मन सिल्वर, these all are the examples of solid solution. So this is complete description about the types of solution. Now what is the most important thing in these chapter solution? Solution जो होता है वो ये चैप्टर जो होता है फार्मास्यूटिकल पर्पस से, मेडिसिन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको पता है कि सॉल्यूट जो होता है कम क्वांटिटी में होता है और उसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। तो जो सॉल्यूट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दैट मीन्स कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। सो लेट्स मूव टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वी यूज्ड ऑफनली इन फार्मास्यूटिक्स, लाइक कोई टैबलेट होती है तो उस टैबलेट्स में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो वो कितने अमाउंट में डिजोल्व है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करने वाले हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ओके। सो फर्स्ट जो भी हम डिस्कस करने वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सो देयर आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मास परसेंट, मास परसेंट। तो मास परसेंट जो होता है, मास परसेंट इज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम। सो मास परसेंट, वेट बाय वेट। मास परसेंट से हमको समझ में आ रहा है कि पर 100 जो सॉल्यूट है वो पर 100 ml सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व है। सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट, मास परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 90 ग्राम वाटर में क्या है, डिजोल्व है, ओके। सो मास परसेंट वेट बाय वेट equals to mass of a component, mass of a component divided by total mass of solution, total mass of solution, okay, multiply by 100। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंट निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि 10 ग्राम अगर आपने ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरीके से। तो 10% हम कहेंगे कि ग्लूकोज क्या है उसमें डिजोल्व है, लाइक दिस, ओके। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। मास परसेंट निकालने के लिए वेट बाय वेट है, मतलब मास किसमें होगा, मास वो जो कंपोनेंट होगा वो उसका मास होगा या वेट हम निकालेंगे, तो मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 पर 100, ओके। ऐसे ही हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम बाय मास परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यही अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम 10 ml यहाँ पर ग्लूकोज दे रहे हैं, उसको हम 90 ml में क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो उसका क्या निकालेंगे हम, परसेंट। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ml में बात कर रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, वेट बाय वॉल्यूम भी होता है। तो वेट बाय वॉल्यूम जैसे कि हम अगर शुगर को डिजोल्व करेंगे वाटर में तो वो क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। इसका जो है यूज ज़्यादा होता है क्योंकि हम जनरल लाइफ में ऐसे ही कुछ सॉलिड को डिजोल्व करते हैं लिक्विड में। सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज द मास परसेंट, ओके। mass percent weight by weight, mass percent volume by volume and mass percent weight by volume. Now let's see the next concentration terms. Next concentration term is parts per million, okay. तो जो next वाली है that is parts per million, parts per million, okay. मिलियन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसके पहले हमने मास परसेंट में, परसेंट मतलब पर 100 और मिलियंस दैट मीन्स 10 to the power 6। तो पार्ट्स पर मिलियन, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन और इन शॉर्ट इट इज नोन एज ppm। तो ppm को कैसे हम
एज ए फॉर्मूला कैसे हम इसको लिख सकते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट divided by number of parts of all the component in solution multiply by what 10 to the power 6 100 नहीं 10 to the power 6 क्योंकि ये क्या है पार्ट्स पर मिलियन दैट मीन्स कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट 10 to the power 6 सॉल्यूशन में क्या है डिजॉल्व है। ओके तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके जनरली पार्ट्स पर मिलियन हम किस में निकालते हैं लाइक सी वाटर में अगर हमको पता करना हो कि कितना पॉल्यूशन हो गया है उसमें, ठीक है, ट्रेसेस अमाउंट में अगर कोई चीज़ डिजॉल्व होती है बहुत कम अमाउंट में तो उसको किस में कैलकुलेट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ओके इसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सो दैट इज दी मोल फ्रैक्शन की हम बात करें सो सेम काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर देयर, बस उसके सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने का जो वे है दैट इज द डिफरेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो हम देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो एक्चुअली समझ में आता है कि कोई बड़ा पार्ट है उसका एक टुकड़ा अगर हम ले तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। सो मोल फ्रैक्शन मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें से एक फ्रैक्शन अगर हमको पता करना हो सो दैट इज द मोल फ्रैक्शन। गॉट दैट थिंग। तो मोल फ्रैक्शन सपोज वी हैव अ, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ component A and its number of moles is Na। नंबर ऑफ मोल्स को किसमें डिनोट करते हैं Na, और जो कंपोनेंट B है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है Nb है। तो मतलब सपोज हमारे पास कंपोनेंट A और B है, A और B है ना, A प्लस B, इसको हमने मिक्स कर दिया तो A का नंबर ऑफ मोल Na और B का नंबर ऑफ मोल क्या है Nb। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट मास बाय मोलार मास। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी हमको फाइंड आउट करना होगा मास और मोलार मास से। सो हाउ कैन वी डिनोट इट्स फॉर्मूला। सो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं जाई लेटर से, दिस इज द एक्स जैसा दिखता है जाई। सो जाई इज व्हाट, जाई इज सपोज अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो जाई A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन number of moles, total number of moles of the solution, number of moles of a component by total number of moles of the solution. So Na plus Nb है ना। एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स मतलब A का निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। सो xA इक्वल्स टू या मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके राइट, समझ में आया। मोल फ्रैक्शन मतलब किसी एक सॉल्यूशन का जो अगर किसी कंपोनेंट का फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। Problem is calculate the mole fraction of glycol C2H6O2 is the formula glycol का, glycol which is 20%
which present 20% by mass in solution, right? तो हमसे ये बोला है कि इथिलीन ग्लाइकॉल जो है 20% किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व है और आपको उसका क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. सो वी नो दैट मोल फ्रैक्शन. सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट तो क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल, सॉरी दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल है. और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर नहीं दिए इसका मतलब क्या कि वाटर इज अ सॉल्वेंट हियर. ओके, सो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूट हो गया, मतलब कंपोनेंट ए हो गया, और वाटर क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल हाउ मच, 20%. इथिलीन सॉल्यूट कितना है, 20%. 20% मतलब कि पर 100, तो हम इसको 20 ग्राम भी लिख सकते हैं, 20 ग्राम. और रिमेनिंग इज व्हाट, सॉल्वेंट. तो बाकी क्या है, सॉल्वेंट. तो 80% या 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट. देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. और हम क्या निकालेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन, किसका, सॉल्यूट का, इथिलीन ग्लाइकॉल का, राइट. तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलार मास. मास इज नोन एज मोलार मास. सो 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 32, 16 इंटू 2 कितना हुआ, 32. सो दिस विल 62. ओके, तो 20 बाय 62. इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो दिस विल बिकम ऑलमोस्ट 0.322 मोल्स. ये नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए आया, सॉल्यूट का. अब हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, सॉल्वेंट के लिए. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स, तो 80 ग्राम है. और इसका कैसे निकालेंगे, मोलार मास, 2 प्लस 16, तो कितना हो गया ये, 18. ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे. सो दिस विल बिकम ऑलमोस्ट 4.444 आएगा, राइट. अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल हमारे पास आ गया और किसका आ गया, वाटर का. तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल्स टू number of moles of ethylene glycol C2H6O2 divided by number of moles of water plus number of moles of ethylene glycol. ठीक है, बस हम वैल्यूज पुट करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसको. तो लेट्स सी हियर, हमारे पास कितना है इसका नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकॉल का, 0.322 divided by 4.444 प्लस 0.322. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बिकम ऑलमोस्ट 0.068. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब भी हमको एक का तो निकल आया, दूसरे का भी अगर निकालना हो तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि वाटर का अगर हमको निकालना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.444 डिवाइडेड बाय 4.444 प्लस 0.322, ऐसे भी निकाल सकते हैं. या फिर एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब हमने ये पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस आर इक्वल्स टू यूनिटी. यूनिटी होता है मोल फ्रैक्शन का सम. ठीक है, मतलब 1 होता है. तो अगर हमको एक्स ए का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी. इस फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल सकते हैं, नेक्स्ट वाले का एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है तो दूसरे का निकालने के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो. और हम ये वाला फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ओके, सो इससे अगर हम निकालेंगे सो 1 माइनस 0.068, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.0
932. This is the mole fraction for water, and this is 0.68. 0.68 is a mole fraction for ethylene glycol. Okay, so this is about the mole fraction. इसके बाद जो दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, दैट इज मोलारिटी एंड मोलालिटी. तो अबाउट द मोलारिटी मैंने क्लास 11th का चैप्टर भी कवर किया है. तो उसमें एक वीडियो स्पेशल मोलारिटी पर बनाया हुआ है. सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. So let's watch that video also, and I hope guys this video is surely helpful for you, and from these chapter remaining topic I will cover in the next video. So thanks for watching.